Assalamualaikum. Good morning. Subah bakhair. How are you guys doing? Welcome to Geo Pakistan with Homa and Abdullah. And it seems like last night was the longest night of the year जो होता है. जी. 21st और 22nd के बीच की जो रात होती है. बड़ी तवील रात गुजरी है. नहीं गुजरी ना, यही तो कंप्लेन करना था. आई एम स्टिल स्लीपी. तो किसी ने बताया ये तो सबसे लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर थी, तो मिस हो गई. सो अगर 365 दिनों में से सबसे तवील रात में भी आपकी नींद नहीं पूरी हो सकी तो फिर आई वंडर किस दिन होगी. तो जनाब 21 और 22 दिसंबर की जो दरमियानी शब होती है यूजुअली सबसे तवील रात कंसिडर होती है और कल वो रात गुजर गई है. आई वंडर आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अब इसके बाद से जो है मगरिब जो है वो अब आगे जाना शुरू हो जाएगी. मगरिब आपको पता है बड़ा पहले हो जाती थी, बड़ी जल्दी अंधेरा हो रहा था. सो बस ये डेट होती है, उसके बाद मगरिब के औकात कार जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं. यू डू फील द लॉन्गेस्ट डे जो जून में होता है, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, वो फील हो जाता है कि जी बहुत ही लंबा दिन है एंड ऑल दैट. आई गेस गर्मी भी लगी होती है तब, लेकिन लॉन्गेस्ट नाइट आई और चली गई, पता नहीं चला. लेकिन वी थॉट वी विल मेंशन इट हियर ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ रियली द एंड ऑफ द ईयर. बिल्कुल ही 10 दिन रह गए हैं, 10 से कम ही रह गए हैं वैसे तो इस साल के दिन. तो ये बहुत पैक्ड डेज होते हैं. एवरी डे समथिंग इज़ हैपनिंग. एक तो सारी शादियाँ, हर चीज़ जो इवेंट करना होता है वो वैसे क्यों क्रैम कर देते हैं एंड ऑफ द ईयर में. आई वंडर. हालांकि फरवरी इंतहाई खूबसूरत महीना होता है अपने इवेंट्स करने का. मौसम अच्छे, मार्च का आगाज भी हो सकता है, इवन नवंबर से भी ये सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन सब कुछ हर शख्स ने दिसंबर में ही करना है. बस दिसंबर में ही करना है, साल खत्म ना हो जाए और इतना कुछ करना था. आई मीन दैट आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बन रही है कि दोपहर में एक और शादी है, रात में एक और तकरीब है, तो वो जरा पिक एंड चूज भी करना पड़ता है कि कहाँ जाएं, क्योंकि हर जगह जाना एज सच पॉसिबल भी नहीं होता. Just be fair to everybody, don't go anywhere. और वैसे भी कोविड के दिन चल रहे हैं, तो कोविड के दिन इसलिए चल रहे हैं. अच्छा. हमने बड़ी उम्मीद के साथ ये साल शुरू किया था कि 2021 जो है वो जब इख्तिताम को पहुंचेगा तो हम इस बीमारी से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकेंगे, कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है. क्योंकि खबर ये है कि बलूचिस्तान में जनाब 30 मुश्तबा केसेस सामने आ गए हैं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के. अब इनकी टेस्टिंग के लिए फर्दर नमूने भेज दिए गए हैं. NIHT डॉक्टर नकीबुल्ला ने बताया है, और जो कि इंचार्ज हैं कोरोना ऑपरेशनल सेल बलूचिस्तान के. और इकट्ठे कैसे आ गए 30 मुश्तबा मरीजों को तलाश करके फौरी तौर पर करंतना करवाया जाएगा. सो अभी जो 30 लोग जिनके सैंपल लिए गए थे जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक मुमकिन तौर पर हो गई है, अभी उनको ढूंढा जाएगा और उसके बाद उन्हें अलग से क्वारंटीन कराया जाएगा. प्लीज ये क्यों भाग रहे हैं? कौन सी कोई फांसी पे तो नहीं कोई आपको चढ़ा रहा है? ये किस किस्म की जहालत है कि जो पॉजिटिव हो जाए और जिसको क्वारंटीन में रखा हुआ कोई वजह है और 2 हफ्ते से ज़्यादा क्वारंटीन में भी नहीं होंगे क्योंकि अगला अफोर्ड भी नहीं कर सकता. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड यू विल बी आउट. लेकिन चोरों की तरह भागने की क्या जरूरत है? तो इस बात पे ना ऑनेस्टली बहुत गुस्सा चढ़ना स्टार्ट हो गया. और हमारे यहाँ तो क्या हालात हैं दुनिया में. 0.65 ही है अभी तक पॉजिटिविटी रेशो, लेकिन यूरोपीय ममालिक और पर्टिकुलरली बरतानिया में बुरा हाल है. तमाम तर जो तकरीबात थी उन पे पाबंदी लगा दी गई है, उनको मनसूख कर दिया गया है. सो देयर इज गोइंग टू बी नो पब्लिक गैदरिंग ऑन क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव और न्यू ईयर्स. मुझे ऐसा, खैर देखें, इसको वेरिएंट नया आ जाना और इतना म्यूटेट करना जो वायरस है, दैट्स अनदर स्टोरी. लेकिन पहले भी कुछ महीने पहले जब सब कुछ खुलना स्टार्ट हो गया था ना, तो एकदम से थोड़ा सा प्रीमेच्योर भी लग रहा था. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. बाकी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब हम सोच रहे थे, सुन रहे थे कि ये भी खुल गया, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, तो ये भी हो रहा है फला, मतलब वो लग रहा था कि दिस इज़ टू अर्ली. तो अब नजर आई. अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ के मसले और एक मसला, हम खैर अभी हमारे पास हमने काफ़ी बातें कर ली, हम शुरू करते हैं ऑलरेडी एंड देन एज वी प्रोसीड फर्दर हम अपने और मसले आपके साथ शेयर करेंगे. भाई शाहीन आफरीदी ने तो कमान संभाल ली है. What a, you know, it seems so great कि कहाँ से शुरू किया करते हैं ये लड़के सफ़र और उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं. मतलब they must be feeling over the moon और बनता भी है. He deserves it very well. और भाई what a journey of success. ज़बरदस्त है. बट ये सारी तारीफ़ें हो रही हैं शाहीन शाह आफरीदी की. अब लाहौर कलंदर्स पे क्या असर होगा? क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े लोग आके समहाउ उनकी खुद भी एक स्टैंडिंग जो है ना वो उस तरह एलिवेट नहीं होती जितना ज़रूरत है. नहीं, स्टैंडिंग एलिवेट तो होती है. मुझे लगता है लाहौर कलंदर PSL जीतने से ज़्यादा इट इज़ हेयर फॉर अ बिगर पर्पस. पाकिस्तान क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन, Pakistan cricket may contribution in terms of these talented young boys and players and even a few girls as well, जिनको लड़कियों को अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग देते रहे हैं. इनकी वो कंट्रीब्यूशन बड़ी काबिल तारीफ़ है. और अब
ताज़ा खबर ये है कि यॉर्कशायर काउंटी के साथ लाहौर कलंदर्स का मुआहिदा हो गया है। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट डिटेल ईदर टुडे और टुमारो। इससे पहले मेलबर्न स्टार्स के साथ इनका मुआहिदा था और हारिस स्टोक जो है वो इंग्लिश क्रिकेट सीजन के लिए अब अवेलेबल होंगे। तो ये कहने का मतलब कि आप तो स्टार्ट ही हो गए, कहने का मतलब कल नई खबर आई है ना यॉर्कशायर काउंटी के साथ अभी ताज़ा मुआहिदा हुआ है। अच्छा, वो तो लेटेस्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स गो टू लाहौर कलंदर। इनफैक्ट पूरा साल जब पीएसएल खत्म भी हो जाता है, किसी और टीम का जिक्र आप सुनते हैं, लाहौर कलंदर्स ही होता है जो काम कर रहा होता है। हैविंग सेड दैट एक टाइटल भी उनके नाम हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना। बिल्कुल। इसके अलावा वैसे मुल्तान सुल्तान भी कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती है। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात जनाब, अब सूरत हाल पिक्चर जो है वो वाज़ेह हो गई है। हुक्मरान जमात को सूबाई दारुल हुकूमत समेत कई अजला में बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है। 4 शहरों के मेयर के इंतखाब में PTI एक नशिस्त तक ना जीत सकी। नताइज पर तहरीक इंसाफ सख्ते में है। शिकस्त क्यों हुई? तहरीक इंसाफ का हर रहनुमा अलग बांसुरी बजा रहा है, अलग वजह बता रहा है। ज्यादातर रहनुमा शुरू में ये तोड़ते वो बताते रहे कि कमर तोड़ महंगाई इसकी वजह बनी। बाद में बता दिया गया कि जनाब इट वाज टू अर्ली टू से। बाद में वही कहा गया कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, कमर तोड़ महंगाई इसकी वजह नहीं है। आई गेस इट्स टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। क्या क्या कहा जाता रहा, सुनिए। एक फैक्टर नहीं हो सकता है, कई फैक्टर होते हैं। उन सबको हम देखेंगे। आवाम का ट्रेंड होता है और आवाम का ट्रेंड ये था कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है। हमें इस चीज़ का एहसास भी है। ये नहीं है कि तारिक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। PTI हारी है, वो इस वजह से हारी है कि PTI का मुकाबला PTI से था। तो अगर ये PTI वर्सेस PTI ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि आवाम को कुछ शिकायतें थीं महंगाई के सिलसिले में। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्याल है कि PTI की शिकस्त की वजह गलत उम्मीदवारों का इंतखाब था। अब वो अगले बल्दियाती मरहले की निगरानी खुद करेंगे और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में तो तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा चुकन्ना होना पड़ेगा, जहाँ नून लीग की पोजीशन बदस्तूर मजबूत है। और इसकी झलक कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में अभी हमने देखी थी। एक्चुअली मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि PTI का टिकट रुसवाई का निशान बन चुका है। PTI वालों को मशवरा भी दिया कि वो हलकों में हेलमेट पहन कर जाएं। ये तो होना था जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग। आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज गिल ने ही उतरना था मैदान में। शहबाज गिल ने इंतखाब में नाकामी की वजूहात भी गिनवा दी, सुनिए ज़रा। देखिए, बात यह है कि हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी अपनी गलती हुई है। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी, मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ और उस वजह से JUIF या किसी और जमात को वहां से जीतने का मौका मिला। आई वंडर पे बल्ले के निशान की क्या अहमियत रह गई? अगर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आप कह रहे हैं कि जी PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी, तो फिर बल्ले के निशान पर मोहर लगाने की क्या अहमियत रह गई इस बयान के बाद? This did not make sense at all. PTI ही हर चीज़ का जवाब। और फिर वो जो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब कौमी लीडर हैं, अगर आप कहते हैं कि इलेक्टेबल्स ही आपकी सियासत का दारोमदार हैं और PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी, तो फिर इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि इंतखाब ही ज़रा गलत हो गया? इमरान खान साहब का बहैसियत PTI के लीडर क्या होल्ड कमज़ोर होता जा रहा है, या फिर आपके निशान पर मोहर लगाने का वो जो आपका दावा है कि
कि जनाब निशान तो बल्ले के ऊपर ही लगेगा, मोहर तो उसी पे लगेगी, फिर वो स्टैंडिंग तो कमज़ोर हो गई ना इस बयान से। पूछ रहे हैं आप। चले आगे चलते हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है हार जीत तो जमहूरियत का हुस्न है। मैं अभी एक सियासी बयान सुन रहा था, मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि जी PTI को टिकट होल्डर नहीं मिलेंगे, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कमिटमेंट मजबूत बलदियाती इदारों के साथ है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने डायरेक्ट वोटिंग का इंतखाब किया और पंजाब में भी इंशाल्लाह इसी सफ़र को आगे लेके जाएंगे। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जीत और हार, आगे और पीछे रहना जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी अमल है, वो होता रहता है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब के लिए भी तहरीक इंसाफ ने अभी से सफ़बंदी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म की कायमा कमेटी का इजलास जुमे को तलब किया गया, जिसमें पंजाब के 11 मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए उम्मीदवारों का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन का दावा है खैबर पख्तूनख्वा के नताइज में जो भी रुझान सामने आया है आगे भी यही चलेगा। वैसे पंजाब में तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई थिंक दे शुड ऑलरेडी गेट द रियलिटी चेक। हसन खावर ने हमें ज्वाइन किया है और अभी एक तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उन्हीं से बात कर लेते हैं और एक्चुअली रीजनिंग हमने पूछती है कि हुआ क्या। बहुत से पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। हसन, आप बताइएगा कि आप पंजाब में बैठे, पहले ये बता दें कि आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस और महंगाई खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में नाकामी का बायस बनी, या वाकई पार्टी टिकटों की तकसीम ठीक नहीं थी, जिस तरह के वज़ीर आज़म ने खुद भी एक्चुअली बयान दे दिया। तो किस तरफ लीन कर रहे हैं आप? देखें, जमहूरियत के अंदर जो है ना, ये हार जीत होती है। जमहूरियत का हुस्न नहीं है, कोई पार्टी आगे होती है, कोई पीछे होती है। ज़ाहिर है कि मुल्क में महंगाई भी है, हम उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, ये बात ठीक है। लेकिन टिकटों के अंदर भी ये हुआ है कि पार्टी के हमारे कई लोग खड़े हुए थे, कई लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए, तो ये मसला भी रहा है। और इस सारे तजर्बे को हम देख रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और इस एक्सपीरियंस की लाइट के अंदर जो है हम अब आगे अपना डिसीजन करेंगे। हम आई वंडर कि जो आप अपना होम ग्राउंड गर्दानते थे खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर, अगर वहाँ ये हाल हुआ है तो फिर पंजाब में क्या होगा। हसन साहब, फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म को शक है कि उम्मीदवारों की सिलेक्शन ठीक नहीं रही। जो पहले आपके रहनुमा और वज़रा कहते रहे महंगाई वजह बनी, फिर वज़ीर आज़म ने ये कह दिया तो फिर सब यही कहना शुरू हो गए हैं। पंजाब में बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए क्या मेयार तय किया है? कोई स्टैंडर्ड तय किया है? किस बुनियाद पर सिलेक्शन होगी? क्या क्राइटेरिया होगा कि ये उम्मीदवार भी जीतें, वज़ीर आज़म भी खुश रहें? हम जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में उसको देख रहे हैं। उसकी रोशनी में अब हम पंजाब की जो अपनी बल्दियाती इंतखाबात की स्ट्रेटजी है वो फ़ाइनल करेंगे, और इस सिलसिले में जो हतमी फ़ैसला है वो पार्टी की क़यादत करेगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमारा ब्रांड भी लेके चलें, जो वज़ीर-ए-आज़म की सिलेक्शन भी हों, जो विनेबल कैंडिडेट्स भी हों, जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के हमने चलना है, और जो लोकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी देख के चलना है। तो इंशाल्लाह उस तजर्बे की रोशनी में चलेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे बल्दियाती इलेक्शन में, और ऐसे लोग भी लाएंगे जो लोगों को बताएं कि हमने क्या काम किया, हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, ताकि लोगों को दिखा सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने वादे पूरे करती है। अच्छा, चलिए ये भी बता दें, एक सवाल हसन ये भी अहम है कि आप लोगों ने जायज़ा तो ले लिया होगा, पंजाब में आपको मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा टफ मुकाबले की तवक्को है, या इस बार पीपल्स पार्टी और तहरीक लबैक वगैरह को ज़ोर पकड़ता भी आप देख रहे हैं? तो किसको आप अपने सामने चैलेंज देख रहे हैं? देखिए, बहरहाल पंजाब में नून लीग एक बड़ी जमात है, उससे हमारा मुकाबला है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी एक्टिविटी की है, नोट दे के वोट लेने की भी कोशिश की है, वो सारा कुछ भी जारी है। बहरहाल पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पंजाब में कुछ ना कुछ वो फुट होल्ड गेन करे। हमारा ये ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग नून के एक्सपेंस पे होगा। TLP का ज़ाहिर है कि एक अपना वोट बैंक है, वो देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन ये तीनों जमातें मेरे ख्याल में मैदान में उतरेंगी, और ज़ाहिर है कि नून से मेन मुकाबला है, लेकिन ये जमातें भी कंटेस्ट करेंगी। और पीपल्स पार्टी भी मुझे लगता है कि पिछले इलेक्शन ज़्यादा वोट लेगी। अगर आप NA 133 की रोशनी में देखें, खाने वाले इलेक्शन की रोशनी में देखें, तो पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ हरकत में है। लेकिन मार्च में ये सूरत हाल वाज़े होगी। यानी सारी कंपटीशन है। हसन खावर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग, थैंक यू हसन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं। और इससे पहले भी हम बताते रहे हैं, आपको बारहा बताते रहे हैं कि यंग लोगों में
हार्ट के इश्यूज जो आना शुरू हुए हैं बड़े अलार्मिंग हैं। लिटरली 20s, लेट 20s, 30s, लेट 30s में बड़ी कॉमन बात होती जा रही है। एंजियोप्लास्टी होना, स्टेंट डल जाना, हार्ट का कोई इशू होना। और ऐसा ही एक टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली के साथ हुआ है जिनकी एंजियोप्लास्टी करी गई है। ज़राए के मुताबिक आबिद अली के दिल की शरियान में स्टेंट डाला गया है, अब वो बेहतर हैं। अस्पताल से उन्होंने वीडियो पैगाम भी एक जारी किया है। एक प्रोसीजर उनका होना बाकी है और पीसीबी कह रहा है कि मज़ीद 48 घंटे वो अस्पताल में रहेंगे। हुआ ये था कि आबिद अली को सीने में तकलीफ़ की शिकायत हुई और फिर उनको अस्पताल लेके जाया गया और वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का मैच खेल रहे थे और उन्हें अचानक जो है वो दर्द उठा and then he was shifted to the hospital. So this is what happened. बिल्कुल अब्दुल्ला, वैसे आप सही बात कर रहे थे कि पहले कहा जाता जब सुनते थे किसी को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेलियर, जो भी बात होती थी, यू वुड अज्यूम देम टू बी वेरी ओल्ड पीपल। तो एक अजम्पशन होती थी कि ये इनकी एक उम्र होगी, ये कुछ 60 प्लस या कुछ इस किस्म की, आपको एक विजन आ जाता था दिमाग में। नो मोर एट ऑल। अब तो शॉकिंग है, लेट 20s, अर्ली 30s, मिड 30s, इट्स रियली द लाइफस्टाइल। यहाँ पे तो लाइफस्टाइल भी क्या, ही इज अ क्रिकेटर। हाँ, इनकी बात आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल। सो पता नहीं क्या हम लोगों को अपनी ग़िज़ाओं पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सो हमें क्लीन ईटिंग, हेल्दी ईटिंग की जानिब अल्टीमेटली जाना होगा। और खैर बहुत सी इसकी और दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, जिसमें तंबाकू नोशी भी एक वजह हो सकती है। वी आर नॉट रेफरिंग एनीथिंग टू आबिद अली, मे ही गेट्स वेल सून। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बिकम अ रीजन। इंडीड, तो लिहाजा यू हैव टू कीप एन आई ऑन व्हाट योर इंटेक इज। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिसीजन के इनके बारे में डॉक्टर्स और पीसीबी क्या फैसला करता है कि क्या। आई वेरी विश एंड होप कि ये अपना क्रिकेटिंग करियर जारी रख सकें। अच्छा, थोड़ी इससे पहले हुमा क्रिस गेल के बारे में मशहूर है, क्या छोटा सा वैसे ये मशहूर है कि वो ज़रा चौके छक्कों पर इसलिए ज़्यादा इन्हिसार करते हैं क्योंकि उनको भी दिल की कोई तकलीफ है, इसलिए वो ज़रा सिंगल डबल कम लेते हैं। अच्छा, अबाउट आबिद अली, उनकी अपडेट ये है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो एटलीस्ट 2 महीने आराम करें और उसके बाद वो रिज्यूम कर सकते हैं अपना ऑब्वियसली क्रिकेटिंग और सब कुछ। लेकिन 2 months इज़ अ मिनिमम। ऑफ कोर्स अगर एंजियोप्लास्टी भी हुई है, इस तरह तो नहीं वापस आ सकते, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू बी 100% एंड देन ही कैन कम बैक। 2-3 महीने इसमें लग जाएंगे। हॉकी की भी एक अगर टाइम है हमारे पास, से पहले बहुत अच्छा मैच हुआ। हाँ, लेकिन जीते नहीं फिर भी हाँ, मैच ठीक था लेकिन जीते नहीं। तो जी, कोरिया ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 6-5 से शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में सेमीफाइनल में 11 गोल हुए। तो ये मैच पड़ा तो हुआ था डेफिनेटली। और मैच के इख्तिताम से 5 मिनट पहले कोरिया ने फैसला कुन गोल करके, क्योंकि 5-5 दोनों ने किए हुए थे, और पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। कोरिया की जानिब से जेंग ने हैट्रिक जो है करते हुए 4 गोल किए। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इंडिया को भी दूसरे सेमीफाइनल में जापान के हाथों शिकस्त होगी। अब जापान और कोरिया जो है ना वो फाइनल में, which experts are saying कि अपसेट है। अब फाइनल में जनाब जनूबी कोरिया का मुकाबला जापान से होगा। और कल जापान से हारने के बाद ऐसा लग रहा है, खैर हम भी हारेंगे, लेकिन जापान से हारने के बाद इंडिया का मोराल थोड़ा डाउन है, बिकॉज दिस सीम्स टू बी एन अपसेट। और आज पाकिस्तान का मुकाबला दोपहर तकरीबन 2:30 बजे होगा भारत के साथ फॉर द 4th पोजीशन, आई गेस, है ना? 4th के लिए होगा ना, थर्ड के लिए होगा। और एक ऐप है जिसमें मैं ज़रा एग्जैक्ट बताऊंगा आपको। When did you start getting interested in hockey? Just I'm like out of curiosity. You know, because we have to talk about almost everything here, so हमें हर चीज़ से in touch रहना पड़ता है। That's a part of our job. सारे स्पोर्ट्स के बारे में, जिनके बारे में हमें नहीं भी पता होता था, तो जियो पाकिस्तान की वजह से हमको भी पता चल गया। लेकिन इंटरेस्ट मेरा हर स्पोर्ट में इतना नहीं हुआ। बस इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हम आपको अपडेट रख सकें। सो वो हम कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जरदारी साहब का एक बयान भी पिछले 2-3 दिन से खासी गर्दिश पे है और ज़ेर बहस भी है, और उसी पे हमने सोचा कि हम भी ज़रा गुफ्तगू कर लें। इन केस यू मिस्ड इट, तो आपको बताना क्या है हमने। हाँ, खैर आपको पूरी एक डिटेल में ही बताते हैं और फिर बताएंगे एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। जमहूरी रिवायात की चैम्पियन पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हुकूमत को हटाने का मुतालबा किसी और से कर रहे हैं। जाहिर है इसे जमहूरी नहीं कहा जा सकता। आसिफ अली जरदारी ने वाज़े तौर पर हुकूमत को गिराने के लिए तीसरी कुव्वत का सहारा लेने का इशारा दे दिया। अब खुद ही समझ जाएं और देखें। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है,
चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है, इसी करो छुट्टी, फिर करो उनसे बात। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट। नज़र आ रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गैर सियासी क़ुव्वतों से ही मुखातिब हैं और मुज़ाकरात के लिए PTI हुकूमत को हटाने की शर्त भी उन्होंने रख दी। आसिफ अली जरदारी के इस बयान पर हुकूमती हलकों में घबराहट के कोई आसार नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी झलक रही है। आसिफ जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नज़र आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज़ अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। जलसों में इस तरह की बातें वो करते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो जरदारी साहब की भी मुझे लगता है कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुँच जाते हैं। अगले दिन जो है वो इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो इनकी सियासत यही है, लोगों में तो इनकी सियासत है नहीं, सो इसलिए ये इसी तरीके से इसी तनख्वाह में काम करेंगे। आपको बताएं कि PDM इत्तेहाद से बाहर खड़ी पीपल्स पार्टी खुद हमेशा इन हाउस तब्दीली पर जोर देती रही है। हुकूमतों की तब्दीली के लिए जमहूरी तरीके अपनाना ही पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ रहा है, लेकिन अब मरकज़ी क़यादत की जानिब से ऐसा बयान कॉलो फेल में वाज़े तज़ाद ज़ाहिर कर रहा है। सियासी रहनुमाओं को सोचना चाहिए, ऐसी बातों से कौमी सियासत में ख़ुद उनका अपना किरदार महदूद होगा। और ख़ास तौर पे फ्रॉम समबडी एज सीजन्ड एज जरदारी साहब ये बात आना, इट हैज़ रेज्ड सम क्वेश्चंस। और अगर ऐसा है भी एज एन जिन कुव्वतों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो सारे सिस्टम को चलाने, किसको बिठाने और किसको हटाने में कार फरमा हैं, तो जरदारी साहब शुड बी द वन हु शुड रेज द रेड फ्लैग। अभी हम चौधरी मंजूर साहब से पूछ लेते हैं। चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एलानिया बयानिया हमेशा जमहूरियत ही रहा है, बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं जिसका सबको एतराफ़ है। अब हुकूमत गिराने के लिए धरना सियासत के बजाय इन हाउस तब्दीली के जमहूरी तरीके पर आपकी तरफ से जोर दिया गया। आपके पार्टी कायद फ़ख्रिया ऐलान कर रहे हैं अब कि तीसरा फरीक है जिससे मौजूदा हुकूमत को हटाने की उनकी गुफ्तगू होती रही और उन्होंने ये कहा कि जनाब पहले इसको हटाएं फिर बात करेंगे। तो आपके ख्याल में ये ठीक है सब कुछ? अच्छा देखिए, ये इस बात को समझने की जरूरत है। वो जो लोग आ रहे हैं, जो हम उनसे ये बात कर रहे हैं, और क्योंकि आप इसको लेकर आए हैं, तो अगर लेकर जिसको आए हैं और जो फार्मूलों की बात की गई है वो यही है ना कि इसको ले आओ, इसके साथ फलां को मिला दो, इसके साथ फलां को मिला दो। और आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इन फार्मूलों ने इस मुल्क की तबाही की है। आप लेकर आए हैं, आप इसको हटा दें या आप पीछे हट जाएं, हम खुद हटा लेंगे। और सारे पाकिस्तान को पता है कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट इस पे हाथ उठा ले तो ये सुबह गिर जाएंगे। किसको नहीं पता, तो इसमें क्या है? हाँ, लेकिन मुल्क की सबसे पुरानी एक्टिव सियासी जमात के रहनुमा भी गैर सियासी लोगों से सियासी अमल में मुदाखलत की बात करें तो फिर ये हक तो नहीं रहता कि किसी से ये शिकायत हो कि जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता। मतलब इट मेक्स परफेक्ट सेंस अगर आप इसके बारे में सोचें। सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता, ये भी अगर बात हो रही हो। आप इत्तेफाक करेंगे इन सारी चीज़ों से कि मे बी उनको वर्ड्स अपने चेंज कर लेने चाहिए थे, क्योंकि मीनिंग तो बड़ा क्लियर है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाएं या जो लेकर आए हैं वो इनको कह दें कि बस जाएं आप। वो फार्मूला फेल हो गया, जो फार्मूला जिन लोगों का था, तो वो फार्मूला अगर फेल हो गया तो बस करें, अब बहुत हो गया, यही है। अच्छा चलिए चौधरी साहब, ये तो आपने वाज़ेह कर दिया कि जो फार्मूले बनाए जाते रहे हैं जरदारी साहब के मुताबिक वो फार्मूला फेल हो गया है और जरदारी साहब ने वाज़ेह किया कि जनाब अब फार्मूले मज़ीद नहीं चल सकते। लेकिन ये सारी बात जो कर रहे थे जरदारी साहब, ये किसके लिए कर रहे थे ये भी हम सोच रहे हैं ना। ये जिनसे गुफ्तगू हो रही है उनको बता रहे थे, आई गेस उनसे तो गुफ्तगू हो रही है, उनको क्या बताना है? तहरीक इंसाफ को सुना रहे थे या अपनी रवायती हरीफ मुस्लिम लीग नून को ये बात कर रहे थे? ज़रा ये क्लियर करते हैं।
उन्होंने किसी को नहीं सुनाया, उन्होंने अपनी एक बात की है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र होता है हमेशा से पॉलिटिक्स के बारे में, और इस मुल्क के अंदर किसको नहीं पता कि क्या क्या होता है और किस तरह से मुदाखलत होती है, ये सबको पता है। ये सुनाने का इशू नहीं होता, ये बात उन्होंने पहले भी कहते रहे हैं, बहुत सारी बातें वो कह देते हैं, दूसरे लोग नहीं कहते, लेकिन हकीकतों का सबको पता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। खैर ये बयान बड़ा अहम है, इसकी बड़ी पिछले दिनों एक दो दिन से इसकी बड़ी गूंज है। सो वी थॉट वी शुड आल्सो डिस्कस इट एंड चौधरी मंजूर साहब का ये कहना है कि ये हकीकत है, इससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती, और ये जरदारी साहब उन्हीं को बता रहे थे जिनको मुबैना तौर पर वो समझते हैं कि इस सिस्टम के पीछे उनकी खिदमत रही हैं इस सिस्टम को लाने में। वी गॉट इट, थैंक यू। आगे चलते हैं। आज हम याद करेंगे ANP के रहनुमा और सियासतदान शहीद बशीर अहमद बलोर को 22 दिसंबर 2012 को उन्हें उस वक्त खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया जब वो किस्सा खानी बाजार के करीब जनाब एक सियासी तकरीब के बाद वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, और शहादत के बाद बशीर बलोर को फ़ख्र पख्तूनख्वा के नाम से भी याद किया जाता है। और इस ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इस ख़ानदान को टारगेट किया जाता रहा है और एक नहीं मुतअद्दिद बार टारगेट किया गया है। सो जहाँ हम पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की कुर्बानियों का तज़किरा करते हैं, वहीं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में बलोर ख़ानदान की कुर्बानियों को भी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त में ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते थे, ये आलम बगावत बुलंद करते थे उन तमाम इंतहा पसंद क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ कोई बात करने से पहले डरता था। सोचते थे लोग 100 मरतबा कि हक़ बात करें कि ना करें, लेकिन ये लीडरान खैबर पख्तूनख्वा में होते हुए ये बात करते थे और कहते थे कि जनाब ये दहशतगर्दी है और ये खुदकुश हमले हराम हैं, और ये सारा कुछ इन्होंने मांगे दोहल कहा और उसका खमियाजा भी भुगता। शहादत के बाद बशीर बलोर को फ़ख्र पख्तूनख्वा के नाम से भी याद किया जाता है और बहुत ही हाई स्टैंडिंग है इनकी। वन ऑफ टॉप स्टोरीज PSL 7 में लाहौर कलंदर का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी इस मरतबा है शाहीन शाह अफरीदी के कांधों पर। गुड लक शाहीन। लाहौर कलंदर मुसलसल 6 एडिशंस में टाइटल से महरूम रही है और मुल्की और गैर मुल्की कप्तान भी बदल कर देख लिए, लेकिन ट्रॉफी लाहौर कलंदर से रूठी ही रही है। अब टीम का मायूस कुन ट्रैक और बतौर फास्ट बॉलर कप्तानी संभालने का प्रेशर यकीनन शाहीन अफरीदी पर होगा। लेकिन वो बड़े खुश हैं भाई, सुने तो डेफिनेटली खुश होंगे और ऑब्वियसली लाहौर कलंदर फैंस भी बड़े खुश होंगे। मुझे लगता है कि कुछ किस्मत का सितारा भी चमकेगा इस तब्दीली के साथ लाहौर कलंदर। चलो दैट्स नाइस, सुन लेते हैं। लाहौर कलंदर ने काफ़ी इज़्ज़त दी है और ये मेरे ऑनर की बात है कि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ, लड़कों को आके लेके जाऊँ और अपना बेस्ट दूँ, बॉलिंग में भी और कप्तानी में भी। टीम का माहौल भी अच्छा रहे और परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो इंशाल्लाह। तो फास्ट बॉलर भी कैप्टन बन सकता है और वकार भी बने हैं हमारे, और भी कमेंट्स अभी बना है। तो मेरी भी यही है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूँ और एज अ लीडर अपनी टीम को उठाऊँ। अच्छा जी, बहुत सी बातें वैसे तो हमने करनी है, लेकिन हमने सोचा किसी और से क्या पूछें। The star himself, शाहीन शाह अफरीदी is with us. Thank you शाहीन for being with us. अब बताइएगा, मुबारक हो। सबसे पहले तो आप इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबियां समेट कर लाहौर कलंदर के कप्तान बन गए हैं। सर्टनली ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी लेने की ख्वाहिश का इजहार आपने खुद किया, मैनेजमेंट से लाहौर कलंदर की, या उनकी ख्वाहिश थी? हाउ डिड दिस हैपन, थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं लाहौर कलंदर की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ कैप्टन, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ और टीम को लेके जाऊँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा परफॉर्मेंसेस अच्छी होगी और PSL 7 हमारा होगा। और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की सपोर्ट है मेरे साथ और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। ज़बरदस्त। बहुत से लोग हैं जो आपके लिए रूट कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि एक तो आपका होना एज अ कैप्टन और फिर कलंदर्स का ना कभी जीतना, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। तो क्या आपने सोचा है कि क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी और क्या आपने डिफरेंट करना है इस बार? और पर्टिकुलरली हुमा व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स, ऑल्दो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वसीम अकरम है, कपिल देव है, और अब कमिंस की आपने खुद ही बात की, एक बड़ी कामयाबी से कप्तानी करते रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन
यूजुअली तासुर यही रहता है कि फास्ट बॉलर्स का प्रॉब्ली टेम्परामेंट नहीं होता फॉर द कैप्टनसी। हाँ, तो इसको आप किस तरह डील करेंगे? कप्तानी फास्ट बॉलर देखिए, बड़े प्लेयर्स जो कप्तानी कर चुके हैं, फास्ट बॉलर ज़रूरी नहीं है कि बैट्समैन ही सिर्फ कप्तानी करे, और वाई नॉट फास्ट बॉलर को भी करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा फाइट करते हैं फील्ड में। और मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं भी अपना बेस्ट दूँ टीम के लिए, और जो टीम के लिए होगा वही करूँ इंशाल्लाह। अच्छा, लास्टली शाहीन, हम बारहा ये बात दोहरा भी रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे दिल से भी बड़ी करीब है और हमें दुख भी होता है कि अब तक एक दफ़ा भी 6 एडिशंस में कितने 7 हो गए, 6 हो गए, हाँ 7वां है ये 6 में, अभी तक एक दफ़ा भी लाहौर कलंदर ट्रॉफी नहीं जीत सकी है, अदरवाइज सारी टीमें ही ऑलमोस्ट जीत चुकी हैं। तो इस मरतबा क्या उम्मीद रखें? किसानों का सवाल तो ये है कि क्या सोचा जाए, क्या डिफरेंस इस दफ़ा हम देख सकेंगे आपके हाथ में ट्रॉफी इंशाल्लाह? नहीं, बिल्कुल देखिए, लाहौर कलंदर जाहिर सी बात है ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन हमेशा टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और ट्रॉफी नहीं लेकिन दिल पाकिस्तानियों के जीते हुए लाहौर कलंदर ने, और लाहौर कलंदर वाहिद ही फ्रेंचाइज है जो ज़्यादा सपोर्टर है उसके, और हमेशा अच्छा खेलती है। बट हार्ड लग रहा है हमारा कि हम अभी तक ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जीते, और इस दफ़ा जो हमारी जो कमियां थी उसको पूरा करने की कोशिश की है। मिडिल ऑर्डर और जो हमारे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमियां थी उसको पूरा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बॉलिंग अटैक है वो तो आपके सामने है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दे टीम के लिए, और इंशाल्लाह इस PSL से इंशाल्लाह लाहौर कलंदर के नाम करें। ज़बरदस्त शाहीन शाह आफरीदी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस, और भाई हाई होप्स हैं और गुड लक टू यू। लक तो चाहिए ही होगी, लेकिन आपको पता है कि माशाल्लाह व्हाट अ लॉन्ग वे यू हैव कम। दैट इज सो ट्रू। Hello, welcome back. Assalamu alaikum. Good morning. If you guys are just joining us, well, you did not miss much. तो अभी भी बड़ी खबरें हैं, बहुत कुछ हम बातें कर सकते हैं, लेकिन ज़रा एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ आपकी मैं तवज्जो लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह हम उधर ही हैं जहाँ हम पिछले 1 महीने से खड़े हैं। वी आर टॉपिंग द लिस्ट, तो टॉप लिस्ट पे लाहौर ऑफ कोर्स, लेकिन पहले 4 में हम उसके बाद नहीं आते। तो लाहौर है, दिल्ली है, ढाका है और वुहान है। So there is Pakistan and of course बांग्लादेश, India and China. ये सारे हम सारे इधर ही एशिया में हमने बांटे हुए हैं, साउथ एशिया पर्टिकुलरली। कराची बाय द वे 7वें नंबर पर है, और यहाँ भी सूरत हाल मतलब टॉप 10 तो हमने इर्द गिर्द ही बांट लेने होते हैं। तो बड़े सीरियस डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। कितनी बार हमारी पंजाब हुकूमत से भी बात हुई है कि क्या आप कर रहे हैं कि स्मॉग और फॉग वगैरह को टाइमली डिसीजंस चाहिए, लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी चाहिए, बिकॉज हमने ये पहले ये बातें, अब इतने सालों से हम भी टेलीविज़न और ये शो कर रहे हैं, पहले ये टॉपिक नहीं होता था। ये पिछले कुछ सालों में ही हमने देखा है कि ये एक्चुअली इट हैज़ बिकम सो बैड कि हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अब तो हम पे हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होना शुरू हो गया ना ये मामला। वो धुंध, वो स्मॉग, वो धुआं, वो सब कुछ हमें बीमार कर रहा है। हमारे आस्मैटिक पेशेंट्स जो हैं उनको बाज़ औक़ात तो डॉक्टर्स ने ये तक मशवरा दे दिया है बास पेशेंट्स को कि भाई आप यू शुड मूव आउट समवेयर इन दिस सीजन। क्यों, लेकिन क्या करें, लोग अपने घर बार छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सो ये सारी हकीकतें हैं जिसके साथ ही हमें रहना पड़ रहा है। और अदरवाइज एक और बात मुझे बड़ा तंग कर रही है, आपको पता है कराची में पानी तो डायरेक्ट जहाँ हमारे इलाकों में तो एटलीस्ट आता नहीं है लाइन का। गैस भी अब गुज़श्ता 2 महीने से नहीं आ रही है, लेकिन कराची के ही बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस तवातुर के साथ आ रही है, फुल प्रेशर से आ रही है। गुलशन ब्लॉक 1 का इलाका है, नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल के ब्लॉक H के इलाके और मुतादिद इलाके। तो वो इलाके में गिन रहा हूँ जहाँ मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त रहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने लोड मैनेजमेंट करनी है तो आप थोड़ा सा बैलेंस्ड लोड मैनेजमेंट करें ना। मतलब हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 2 महीने से गैस का नामो निशान नहीं है, आंच भी नहीं जल पाती। फुटनोट, व्हेन वी से ना कि गैस नहीं है तो वी आर नॉट एग्जैजरेटिंग, है ही नहीं भाई। मतलब वो चूल्हे ठंडे पड़े हैं बेकार, बल्कि एमी स्पेस ले रहे हैं, उनकी जगह तो कुछ और रख लेना चाहिए। देयर इज नो गैस। मतलब गुज़श्ता 1.5 महीने से मेरा गीजर 1 मिनट के लिए भी नहीं चला, जो गैस का गीजर होता है। लेकिन बाज़ इलाके इसी शहर के ऐसे हैं जहाँ पर तवातुर के साथ गैस आ रही है और सही प्रेशर के साथ आ रही है। तो भाई थोड़ा तो सवाल तो बनता है ना कि बैलेंस्ड, थोड़ा मुसावाना तरीके से लोड मैनेजमेंट करें। मतलब हम चाहते हैं कि उन इलाकों में भी गैस आए और हमारे यहाँ भी कभी कभी आ जाया करे। कुछ घंटों में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लें, दिन बांट लें, कुछ तो करें।
बाज़ इलाकों में बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, बाज़ इलाकों में है ही नहीं सिरे से। ये क्या स्ट्रैटेजी है? जब कभी यहाँ बैठ के तो एक और लेवल की हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में कभी बात कर रहे हो, खासतौर पे अगर आपके कोई फॉरेन फ्रेंड्स हों जो इधर नहीं रहते, बाहर के मुल्कों में, और आपस में बात कर रहे हो, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में कि जहाँ आप पैसे देने को राजी हो कि भाई मुझे गैस दो, मैं तो बिल भी पे कर रहा हूँ, मैं और भी पे कर दूंगा बिकॉज गैस की ज़रूरत है, लेकिन गैस नहीं है, और ना ही कोई ऑल्टरनेटिव कोई तरीका भी बनाया गया। मतलब ऑल्टरनेटिव क्या? ऑलमोस्ट हर महीने हमारे बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि सर्टनली IMF और दीगर मामलात भी आपके सामने ही हैं। हम इलेक्ट्रिक चूल्हों पे कैसे आ जाए? मतलब रोटी पकाना भी सोचेगा बंदा, रोटी पकाते हुए भी, अगर ये गैस का सिलसिला बिल्कुल ही खत्म हो जाए। आयरनी देखें कि यहाँ गैस खत्म हो गई है, बिजली तो ऑलरेडी आसमानों को छू रही है बिजली की कीमतें, तो अब हमें हर चीज़ बिजली पे ही चलानी है। हम तो गए ना, फिर तो आवाम तो पिसी, तो फिर जब आवाम अपने फैसले करती है वोटिंग के थ्रू और फिर कुछ फैसले किसी लोगों को पसंद नहीं आते तो फिर ऐसा ही होगा। नहीं, फिर उसको मानना चाहिए। ये भी एक हकीकत से नजर चुराने वाली बात होती है। नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता, ये रीजन नहीं होगी। मतलब है कि टॉप लीडरशिप प्रॉब्ली पता नहीं किस खाम ख्याली में है कि जनाब हमारे फैसले गलत थे, उम्मीदवारों के जनाब फैसले गलत में भी एक दो जगह हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आवाम का हाल देखें, क्योंकि अगर आपको ये इदराक ही नहीं होगा कि आवाम का हाल क्या है और उसकी वजह से आवाम ने वोट के जरिए फैसला सुनाया, तो फिर आप उसको ठीक करने के लिए कैसे कोशिश करेंगे? Which is also very apparent, क्योंकि बहुत से स्पोक्स पर्सन्स हैं वो आके इस तरह बात कर रहे होते हैं, मुझे यकीन हो जाता है उनकी बात और उनकी स्टांस से कि इनके घर तो गैस है और इनके इलाकों में बिजली भी है, गैस भी और सब कुछ है, बिकॉज यू डोंट रियली नो। सो ये कराची के मुख्तलिफ हलकों और मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह गैर नाइंसाफ़ी के तहत लोड मैनेजमेंट की जा रही है, इसलिए इस पर मैं ज़रा खफा भी हूँ, इस पर मुझे तकलीफ भी है। प्रोटेस्ट भी मैं अपना यहाँ पे ऑन एयर रजिस्टर करा रहा हूँ कि जनाब सब जगह बराबरी के हिसाब से लोड मैनेजमेंट होनी चाहिए। बाज़ इलाकों को ऐसे लावारिस छोड़ा हुआ है कि वहाँ पर 2-2 ढाई महीने से कोई है ही नहीं नामो निशान गैस का, और पानी माशाल्लाह आता ही नहीं है लाइन में, तो बाज़ इलाकों पे कोई सिलसिला कोई सीधी नहीं है, उनके सिर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, और फिर ऐसे भी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आते हैं ना जिसमें बताया जाता है जी कुछ सालों में तो गैस बिल्कुल ही नहीं होगी। आपको पता है ना कि ये भी कुछ दिन पहले ठीक है, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कुछ सालों में गैस नहीं होगी, तो फिर बिजली को इस काबिल कर दें कि हम बिजली से सारे काम करें, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ले आए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, सारी चीज़ें गैस पे नहीं ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू थिंक and do something about it. So, वैसे तो पहली दफ़ा नहीं होगा कि हम जिन साहब का तस्करा करने वाले हैं किसी नामुनासिब वजह से उनका तस्करा हो रहा हो। इस मरतबा भी सर्टनली एक मायूब और नामुनासिब वजह ही है, लेकिन हर दफ़ा आप क्यों ये उम्मीद जाहिर करती हैं कि इमरान खान साहब नोटिस लेंगे? प्रॉब्ली इनको इतनी शय दी गई है कि ये सारी बातें करते हैं, धड़ल्ले से आराम से करते हैं। और किसकी बात हो रही है अभी आपको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मायूस कुन नताइज तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के लिए सख्त परेशानी का बायस बने हैं। वज़ीर अब मुख्तलिफ वज़रा जो हैं अब बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी ना करने की धमकियां देने लगे और धड़ल्ले से दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली गंडापुर ही इज़ नेवर इन न्यूज़ फॉर द राइट फॉर एनी राइट रीज़न, ही इज़ नेवर बीन इन न्यूज़ फॉर एनी राइट रीज़न। आई वंडर ही इज़ स्टिल देयर, ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ PTI एंड फेडरल मिनिस्टर। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बावजूद मुखालिफिन को फंड्स जारी नहीं करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती कानून में सूबाई हुकूमत ऐसा कर सकती है, जब कर सकती है तो हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे आपको ये भी बता दें कि वफाकी वजीर खुलेआम आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले भी डेरा इस्माइल खान में मुहिम के दौरान अली अमीन गंडापुर का एक धमकी आमेज बयान जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर के खिलाफ वोट देने वालों को वार्निंग, अंदाज़ा करें ये था इनका पैगाम। और महकमा बल्दियात के ऑफिस में दाखिल होने से रोकने की धमकी भी दी गई। और उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अली अमीन गंडापुर की धमकियों पर नोटिस जारी कर दिया गया था। और अब इस ताज़ा बयान पर नोटिस लेने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है, जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने को हुकूमत का बड़ा कारनामा करार दे रहे हैं। कहना है जज से कि ये वार्निंग्स कितनी बार मिल सकती हैं, मतलब एक दफ़ा आपको अगले की इंटेंट का पता नहीं चल रहा कि आपकी वार्निंग्स आर फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, तो आपको अमीन गंडापुर को वार्निंग दे देना पहली बार, दूसरी बार, दिस इज नॉट हैपनिंग। वो हंस रहे हैं आपकी वार्निंग्स पे, वो बार बार इस किस्म की बातें इनके पास कौन सी ईदर सिंगी है। सर्टनली
जो हैं, क्या आई वंडर कि कितना इनका इलाके में इनका असर और रसूख होगा, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और को इस इलाके में सपोर्ट करती तो क्या वो अपनी स्टैंडिंग ना बना पाता, क्योंकि इनके पास कौन सी लीडरशिप है कि शहद की बोतलों से लेकर अपने बच्चे को ड्राइविंग ढिटाई से ड्राइविंग कराने और उसके ऊपर वजाहतें देने, और उसके बाद से मुतअद्दिद बयानात हर हरकत बस रॉन्ग, गलत जुमरे में है, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और फिर वो दिखा के करना, उसको वायरल करना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। वो बिल्कुल 100% उनका स्टांस भी यही है, उनकी बातें भी यही हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, और उसके बावजूद भी इनका ओहदा आप देखें, ही इज अ फेडरल मिनिस्टर, he's a federal minister, and when people ask or say something और तो फिर होता है कि जनाब हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो सिलेक्शन तो पहले भी ठीक नहीं थी। सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम तो परेशान हैं कि भाई किसी को नजर नहीं आ रहा एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अब्बासी साहब जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कर ले, लेकिन होगा कोई असर नहीं, नॉट एट ऑल। अब्बासी साहब, आपने हमारी गुफ्तगू तो सुन ही ली होगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 टोक ऐलान फरमा दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात जीतने वाले सियासी मुखालफिन को कोई फंड जारी नहीं किए जाएंगे। मतलब ये कौन है कहने के लिए? तो क्या हमारे आइन और कानून में ये गुंजाइश है कि हुक्मरान जमात ऐसा करे? तो आप इत्तेफाक करेंगे अली अमीन गंडापुर की इस स्टेटमेंट से? क्या कहेंगे? देखिए, ये जब इलेक्शन हो रहा होता है तो बहुत सारी तकारीर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। पाकिस्तान का एक कल्चर है सियासी कि उसमें वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं जो शायद इतने मिसाली नहीं है। रही बात कि ये तो ऐसी मेरा ख्याल है कि इररिलेवेंट सी बात है कि जी फ़ंड नहीं देंगे। वो कानून है और ज़ाब्ता बनाया हुआ है, उसका इलेक्शन का एक्ट है, उसके मुताबिक जो आबादी के हिसाब से जिस भी एरिया का हक बनेगा वो मिलेगा। और इसीलिए PTI ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम दिया था कि जिसमें डायरेक्ट लोगों के वोट हैं और डायरेक्ट बड़ा बाख्तियार फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियारात हैं उनके पास। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई चैलेंज कर सकता। दूसरी बात है, PTI खालिस्तान जमहूरी जहन वाली पार्टी है, ये हो नहीं सकता। अब इसको आप, मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसको सीरियस लेना चाहिए था हमें। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अब्बासी साहब कि हम सीरियसली ना लें, तो कोई उनको नहीं रोक सकता कि वो ऐसी बातें करते क्यों हैं? यू नो, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, बाय द फ्रेंड्स यू कीप। अब ये इतने बड़े पार्टी लीडर हैं आपके, इस किस्म की हरकतें करते चले जाते हैं, बट हम बैठे सीरियसली इनको ना लें, लेकिन आप उनको रखें अपनी पार्टी का हिस्सा। खैर, अब्बासी साहब, एक तरफ अली अमीन साहब का ऐलान, दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फरमा रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का जीतना बदकिस्मती है। अगर ये जमात ठीक नहीं है तो बता दें, फिर PP, मुस्लिम लीग वगैरह तो आपको पता ही है चोर डाकू हैं आपकी नज़र में, तो फिर मुल्क में अपैरेंटली आपके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात आपका वोटर नहीं समझ पाया इस दफ़ा। वैसे आपको ये बात माइंड नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी के बारे में दूसरी पार्टी और हर शख्स के बारे में दूसरा शख्स अपनी राय रखने का उसका हक है, और हमारी पार्टी के एक वज़ीर इत्तलात का ये हक है कि वो अपनी राय रखें दूसरी पार्टी के बारे में। हम उन कईयों को करप्ट समझते हैं, कईयों को हम समझते हैं कि वो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनका हक है। लेकिन वोटर्स जो है आज भी, ठीक है, JUI को वोट पड़े हैं और उसको पॉलिटिकली एक्सेप्ट करते हैं, जमहूरी तौर पे उसको मानते हैं, लेकिन आज भी अगर मुल्क की पार्टी की बात करें तो JUI को मुल्क की पार्टी तो नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, ANP ख़ास एक पख्तून बेल्ट की पार्टी है, जबकि PTI पूरे मुल्क की पार्टी है। पंजाब में भी, KP में भी, सिंध, बलूचिस्तान, हर सूबे में है। तो हम या तो हर जगह पे नंबर 1 हैं, अगर किसी जगह पे हमारी थोड़ी सी कम भी है तो हम नंबर 2 हैं। तो ये हमारा हक है कि हम दूसरी पार्टियों के बारे में अपना राय रखें, और उनका हक है हमारे बारे में राय रखें। साहब, यू राइट, मतलब हर किसी को एक दे कैन से व्हाटएवर दे वांट, हर पार्टी, हर नुमाइंदा, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फॉर इंस्टेंस ये भी एक प्लेटफॉर्म हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बात होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सिर्फ उसकी निशानदही कर रहे थे कि इट्स नॉट बिकमिंग ऑफ हिज स्टैचर, जिस पोजीशन पे वो हैं कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें और आवाम खुद ही समझ जाए कि इसको नज़रअंदाज कर दें। मतलब क्यों, जाके उस इंसान को, उस शख्स को इजाज़त मिले कि भाई मैं तो इसी तरह ही बातें करता हूँ, बाकी किसी ने समझना है तो समझ दे, विच इज़ काइंड ऑफ ऑफ। अब्बासी साहब, लेकिन आगे चलते हैं। सुबह
सूबाई वुज़रा की भी बात कर लेते हैं जिन्हें टिकटों की तकसीम में इशू नज़र नहीं आया। ये नज़र आया है कि बढ़ती महंगाई ने अवाम को नाराज़ कर दिया है। अब वज़ीर आज़म बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ये नहीं कह रहे एट ऑल। क्या उन्हें नोटिस नहीं लेना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा किस तरह पार्टी डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने पर जा रहे हैं वो, तो उनको नोटिस नहीं लेना चाहिए, कुछ उनको भी रेप्रिमांड करना चाहिए? एक इलेक्शन जीतने के 5 से 6 फैक्टर्स होते हैं और एक इलेक्शन हारने के फैक्टर्स हैं। उसमें महंगाई एक फैक्टर है, कैंडिडेट का सही इंतखाब ना करना दूसरा फैक्टर है, मुआशी जो मुश्किलात है मुल्क की तीसरा फैक्टर है। चौथी बात यह है कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो हमारे हैं या पुराने हैं, या मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, लोग हुकूमत वक्त को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि अगर आज गैस कम है तो हमारा कोई कसूर नहीं है। लोग कहते हैं गैस क्यों कम है, बिजली महंगी है, हमारा कोई कसूर नहीं है, मुआहदे करके लोग कहते हैं बिजली के आप जिम्मेदार हैं। तो हम अल्टीमेटली एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, वो भी हमारा नेगेटिव होता है जब हुकूमत में आप होते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म भी ठीक कह रहे हैं, वज़रा भी ठीक कह रहे हैं और 3-4 वजूहात और भी हैं, इसलिए हमें इन सब बहुत शुक्रिया आपका। बस आप ये ज़ेर लब ही कह गए बिजली महंगी हमारा कसूर नहीं है। सर, बिजली के महंगे होने में और मुसलसल महंगे होते चले जाने में आपके मौजूदा जो मुआहदे किए हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है। सो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए। खैर, आवाम फैसला करेंगे और आवाम फैसला कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एक और बात, लाहौर और पेशावर के आपको बताएं के बाद अब कराची में भी शौकत खानम अस्पताल का क़याम जो है वो जल्द हकीकत बनने के करीब है, विच इज़ एक्चुअली एक्साइटिंग एंड ग्रेट न्यूज़, क्योंकि ज़रूरत बहुत है। तामीराती काम तेज़ी से जारी है। इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 70% मुकम्मल हो गया है। कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि मरीज़ों के लिए अस्पताल के दरवाजे 2023 के आखिर तक खोल दिए जाएंगे, विच इज़ नॉट टू फार अवे, 2 और आपको पता है कि कब से चल रहा है और इस इलाके में कितनी अशद ज़रूरत है शौकत खानम जैसे बड़े कैंसर अस्पताल की। कराची में इलाज मौलजी की सहूलतों में बेहतरीन गुंजाइश हमेशा रहती है। इट्स अ ह्यूज सिटी। फिर अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान से आने वाले तमाम ही लोग किसी भी इलाज के लिए कराची का ही रुख करते हैं और कैंसर के इलाज के लिए कराची में शौकत खानम अस्पताल का क़याम सर्टनली एक बहुत बड़ी नेमत होगी ये लोगों के लिए। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा मज़ीद मालूम करते हैं कि कितना काम हो गया है, कितना काम रह गया है। हाँ, हमने इससे पहले पेशावर और लाहौर शौकत खानम को बेहतरीन ऑपरेशन करते हुए देखा है, बेहतरीन तरीके से काम करते हुए देखा है, जिसमें जो पे कर सकते हैं वो तो पे करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन मरीज़ों की होती है जो नहीं अफोर्ड कर सकते और उनका बेहतरीन अंदाज में उसी स्टैंडर्ड का इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, काफ़ी अरसे से इंतज़ार है सभी को कराची में शौकत खानम बन जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क का एक दिस इज़ अ कंप्लीट अदर साइड ऑफ द कंट्री विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो बताइएगा कितना काम रह गया है, कितना काम हो गया है और कितने फंड्स आपको मज़ीद दरकार हैं इस काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए? शुक्रिया जी। जैसे आपने कहा, ये हमारा तीसरा अस्पताल होगा शौकत खानम का टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह। ये लाहौर का जो हॉस्पिटल है उससे डबल है साइज में भी और कैपेसिटी में भी। सो लाहौर में 200 बेड्स हैं, इसमें इंशाल्लाह वेटिंग रूम्स हैं, यहाँ 16 हम बना रहे हैं कराची में। लाहौर में 5 लिनियर एक्सेलरेटर्स हैं जो बिजली की शुआओं से कैंसर का इलाज करती हैं मशीनें। कराची में हम 10 बना रहे हैं। सो जो भी फैसिलिटी आप देखें वो दुगनी है। जैसे आपने कहा 70% जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह सितंबर 2022 में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 साल और हमें फिनिशिंग के लिए और इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए लगेगा। तो इट्स होप्ड कि ये पूरा अस्पताल जो है एक साथ खुलेगा दिसंबर 2023 में। और इतना बड़ा हमने इसलिए प्लान किया इसको ताकि ना सिर्फ कराची के लिए जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, बल्कि पूरे अंदरून सिंध और जनूबी बलोचिस्तान को भी ये उसी मॉडल पे सर्विसेज प्रोवाइड करें जो हम लाहौर और पेशावर में यूज करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मॉडल पे जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी डॉक्टर साहब ये ज़रा तफसीली आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इट इज़ अमेजिंग और हमने शुरू में भी जो जिक्र किया है कि वही इलाज हो रहा होता है फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट एंड पीपल हु कैन अफोर्ड इट। कोई हमने डिफरेंस देखा नहीं है। तो यही मॉडल आप इधर भी इम्प्लीमेंट करेंगे इन कराची एज वेल? जी इंशाल्लाह। हमारे को प्रिंसिपल्स हैं जी क्वालिटी एंड इक्वालिटी। वी बिलीव के सबसे बेहतरीन क्वालिटी हम प्रोवाइड करें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में,
और इक्वल एक्सेस दें सबको। हम सिर्फ डिजीज स्टेज और डिजीज के कैंसर के डायग्नोसिस के बेसिस पे पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं देखा जाता कि कौन पे करेगा और कौन नहीं करेगा। एंड कंसिस्टेंटली 27 साल से लाहौर में और 6 साल से पेशावर में 75% से ज्यादा जो मरीज हैं वो टोटली फ्री ट्रीट किए जाते हैं कैंसर। डॉक्टर साहब सर्टनली बहुत पैसे दरकार होते हैं किसी भी नया अस्पताल बनाने के लिए, तो आपको तवातुर के साथ लोगों की तरफ से फंड्स आते रहे हैं। सर्टनली लोग बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी अमाउंट्स में डोनेट करते हैं। हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से दोबारा लोगों से अपील करेंगे। अक्सर वो SMS का भी मैसेज आ जाता है ना कि आप SMS कर दें। अलॉट पीपल यूटिलाइज दैट फैसिलिटी एज वेल। थोड़ा बताइएगा अभी कितने और दरकार हैं फंड्स? इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 16.4 अरब रुपए है 3 साल पे। अभी कंस्ट्रक्शन में रिलेटिवली कम पैसा खर्च होता है। अगले 2 साल जो हैं 2022 और 2023 उसमें तकरीबन हमें 13 अरब रुपए चाहिए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। उसके अलावा लाहौर और पेशावर के अपने बजट्स हैं। 50% से ज्यादा जो बजट है वो पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी की वजह से ज़कात और अतियात से आते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें भी दिल खोल के हमें डोनेट करेंगे। 7770 पे अगर आप एक SMS भेजें, ब्लैंक SMS, तो शौकत खानम को 20 रुपए मिलते हैं। 5 आप SMS भेजें तो आप एक ईंट लगवा सकते हैं हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में। 5 लाख रुपए दे के आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं, जिसके तहत आपका या आप किसी अजीज का या वालिदैन का नाम लिखा जाएगा हॉस्पिटल में। 20 लाख से शुरू होके तो आप अपना पूरा एक एरिया या एक कमरा डेडिकेट करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। किसी भी बैंक में आप जाके पैसे डोनेट कर सकते हैं। शौकत खानम के अकाउंट्स हैं हर बैंक में। आप ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे फोन करें तो हमारे नुमाइंदे आके आपके घर से भी आपकी डोनेशन, ज़कात, अतियात, चेक जो भी है कैश वो कलेक्ट करके तो आपको पक्की रसीद उसी वक्त देंगे। पाकिस्तानी नेशन की जेनरोसिटी से ये हॉस्पिटल्स बने हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी बनते रहेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि ये मॉडल तो ऐसे हैं कि जो हमने देखे हैं पाकिस्तान में ज़बरदस्त काम करते हुए, ज़बरदस्त चलते हुए, इसके हवाले से किसी को कोई शक नहीं है। और इसीलिए लोग पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी दिल खोल के अतिया देते हैं फॉर दिस। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक बात जो बिकॉज हम बार बार उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ सच अ बिग थिंग फॉर कराची, फॉर द पीपल ऑफ सिंध एज वेल। तो ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट्स होंगी इतनी बड़ी चीज़ को चलाने के लिए, तो फेवर किया जाएगा कि यहीं के मकामी लोग जो हैं वो ही यहाँ एम्प्लॉय हों इस हॉस्पिटल में। Absolutely, we have no doubt कि कराची की तो वैसे भी बड़ी talented workforce है, medical, nursing, administrative and others. It's very likely कि ज़्यादातर, बल्कि the majority और in fact exclusively, I would imagine कि हम locally ही recruit करेंगे इंशाल्लाह। Wonderful, डॉक्टर आसमी, overseas doctors और nurses काम कर रहे हैं वो भी आके हमें join करेंगे। Indeed, इंशाल्लाह। डॉक्टर आसमी यूसुफ हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुड लक। और फिर हम अपील करेंगे कि जनाब 777 लिटरली सदका करते रहना चाहिए इंसान को, बहुत सी मुसीबतों को टालता है। 777 पे अगर आप SMS करेंगे, बिल्कुल, अगर आप वेबसाइट पे पिन की जाएं, आप ऑनलाइन जाएं तो यू विल नो एग्जैक्टली जो जितना कर सकता है उसके लिए वो तरीका बना हुआ है। देखिए ज़्यादा तो आप करें लेकिन रोज़ लिटरली अगर आप 20 रुपये भी देना चाहें ना तो 777 पे एक SMS कर दें। 100 रुपये देना चाहें तो 5 SMS कर दें। एक ईंट आपके नाम से लग जाएगी और जितने भी मुखय्यर जो जितने भी डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनका यहाँ पर इलाज होता रहेगा तो वो सवाब आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, सोचें इस बारे में और हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। और बाज़ लोग ज़िंदगी में इतना काम कर जाते हैं कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनको एजाज़ात मिलने का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान निजात खातून ने फ्रांस का मुमताज़ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड हासिल किया है। और वैसे तो हम उन लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन एक और बात है कि ये सिलसिला ज़िंदगी में रहना चाहिए आपका जारी। अच्छा जी, इनका नाम है, हम आपको बता दें, आसमा अशरफ। फ्रांस का मुमताज़ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इन्होंने हासिल कर लिया है। पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने पाकिस्तानी निजात, रहती तो उधर ही हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है। आसमा अशरफ को अवार्ड फ्रांसीसी सोसाइटी के लिए तालीम, समाजी बहबूद की खिदमात पर दिया गया है। सो दिस इज़ द रीज़न। आसमा अशरफ ने मेडल को बाइस फ़ख्र और एजाज़, सो कंग्रेचुलेशंस आसमा, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू।
अच्छा जी, एक और ये तो खैर आपको अपडेट भी देनी है, तो आपको बताएं जी कि OIC के गैर मामूली इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर भरपूर अंदाज में दुनिया की तवज्जो दिलाई। लेकिन तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म का एक बयान एक बार फिर बहस का मौजू बन गया है और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम की राह में रुकावटों पर सारी दुनिया को ही तशवीश है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गान ख़वातीन की तालीम में रुकावट को देहाती और शहरी इलाकों के कल्चर के फ़र्क और लड़कियों की तालीम से जुड़ी हसासियत से जोड़ दिया। थोड़ा सा हम हैरान हुए वैसे तो ये स्टेटमेंट सुन के, एक दफ़ा आप भी सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। Every society's idea of human rights and women's rights are different. I just give you an example of the Pakistan, the Pakhtunkhwa province, which borders Afghanistan. We give stipends to the girls' child's parents to put the girls into school. If we are not sensitive to the cultural norms of those people, even with stipends, they won't send the girls to school. But if we are sensitive to their cultural norms, without stipends, they're willing to send the girls to school. So this sensitivity, I'm afraid, when we are talking about human rights and women's rights, we have to be sensitive about this. So basically he's saying not sending girls to school is a cultural thing. He's saying that. बिल्कुल यही रहा। इस बयान पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म के इस बयान को साबिक़ अफगान सदर अपनी ट्वीट में अफगानिस्तान के शहरियों के दरमियान तफरक़े का बीज बोने की कोशिश और तौहीन करार दे चुके हैं। लड़कियों की तालीम के लिए सरगर्म मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया कि पश्तूनों के नुमाइंदा तालिबान हरगिज़ नहीं हैं। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने भी अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को बुनियादी इंसानी हकूक़ की अदम फराहमी को मामूल बनाने के मुतरादिफ करार दिया है। अफगान सोशल मीडिया सारिफीन ने भी गिला किया कि अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम माजी में माशरे का अहम हिस्सा रही है। अगर आप ये समझते हैं कि पख्तूनों की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तालिबान ही कर रहे हैं तो आई गेस यू आर मिस्टेकन। ये बावर कराने की ज़रूरत है और ये बावर कराया जा रहा है, पर्टिकुलरली फ्रॉम ऑल दो स्टेक होल्डर्स हु हैव बीन लिविंग इन अफगानिस्तान, जो कि अफगान हैं, जो अपनी रिवायात से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो अफगानिस्तान के हवाले से या उनकी पख्तूनों की रिवायात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बताने की बारहा कोशिश करते रहे हैं कि जनाब आप तालिबान को पख्तूनों का रिप्रेजेंटेटिव ना समझें। इससे पहले आपको याद होगा हक्कानी नेटवर्क को पश्तून कबीला और तहरीक तालिबान को पश्तून तहरीक करार देने पर भी वज़ीर आज़म शदीद तनकीद की ज़द में रहे हैं और शिद्दत पसंदी को पख्तूनों से नत्थी कर देना, तालीम ना देने को रिवायत से जोड़ना और ख़वातीन के हकूक़ को माशरती रिवायात से मशरूत कर देना सभी गलत है। ऐसी सोच का हम पहले भी नुकसान उठा चुके हैं और अब तो हुक्काम बाला को मोहतात रहना चाहिए। वैसे भी आप तालिबान को देख लें या इवन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देख लें, ये कल्चर और रिवायत के नाम पर तो नहीं करते ये सब कुछ जो करते हैं, ये तो इस्लाम के नाम पर करते हैं जो सब कुछ करते हैं। और जहाँ पढ़ाई और लड़कियों की तालीम और आज़ादी उस सारी चीज़ों की बात हो रही थी, मतलब ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अब अगर कल्चर और रिवायात जो कि उसमें भी वैसे कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उस पर अगर डालना है तो वो तो अफ़गानिस्तान का है, वो तो इधर भी थोपा जा सकता है। तो लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अपने कल्चर को और उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ अफगानिस्तान में कब से पढ़ती चली आ रही हैं, पढ़ाइयाँ कर रही हैं। They have so much contribution। खैर, exactly, और अफगानिस्तान अब पश्तूनों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में पश्तूनों की इतनी बड़ी आबादी है। I know so many high achieving पश्तून फ्रेंड्स, ख़वातीन जो कि PhD तक कर चुकी हैं। खैर, ओहो भाई, एक गाना हमने आपको सुनाना था लेकिन इस सारी बात में हमारा गाना रह गया। चलें ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आके आपको गाना भी सुना देंगे, पर गौर कीजिएगा अभी जो हमने सारी बात की। अच्छा जी, एक एग्जीबिशन आपको दिखानी है। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में कैदियों की तफरीह के लिए पेंटिंग्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के फ़ाइन आर्ट के तलबा और तालिबात ने अपने फ़न पारे नुमाइश के लिए पेश किए और कौन हमें दिखाएगा? हुमायूं मलिक मोहम्मद अस्कर हमें ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में कैद 1000 से जायद कैदियों की तफरीह के लिए जेल इंतजामिया ने तारीख में पहली मरतबा फनपारों की नुमाइश का इनकाद किया। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात के दर्जनों तुलबा ने अपने फनकारे नुमाइश के लिए पेश किए।
जो हमारे अपने प्रिजनर्स हैं उनको दिखाएं कि आर्ट पर क्या होता है, और किसी नकरदा या करदा गुनाह की वजह से अंदर आए हैं तो उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि जिसमें वो एक पॉजिटिव सोच के साथ और एक अच्छे शहरी बन के यहाँ से निकलें। कैदी सरकार के इस अनोखे इकदाम पर इंतहाई खुश नजर आए। डीआईजी जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल ने इस मौके पर बताया कि कैदियों के लिए खत्ताती और पेंटिंग की तरबियत के लिए क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं। कैदियों की इस्लाह के लिए जो स्टेप लिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और दीगर अदारों की तरफ से, वो काबिल इस्ताइश है। कैदियों का मुआशरे का काबिल फख्र शहरी बनाने के लिए महकमा जेल खाना जात का इकदाम काबिल तहसीन है। इस इकदाम से ये तासर भी खत्म होगा कि ये जेलें जराइम पेशा अफराद बनाने की फैक्ट्रियां हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। दिस वॉज अ गुड डिसीजन बिकॉज ऑब्वियसली कोई ना कोई आउटलेट कुछ होना चाहिए, एंड इवन फॉर द आर्टिस्ट कि उन्होंने भी उनके लिए भी बड़ी बिग डील है कि उन्होंने इसकी एग्जिबिशन लगाई है। अच्छा, इस्लामाबाद में आपको बता दें कि मार्गलाज के हाइकिंग ट्रेलर को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रेल्स को दैट्स राइट। और जी उनका हंस लो पहले, नहीं मैंने बात ही नहीं बतानी। अच्छा, हुआ क्या है कि आग लगने के वाकयात जो है ना उनकी तहकीकात की जा रही है। मैं भी यही बता रही हूं। इसलिए ना आप खुद जा सकते हैं ना ट्रेलर लेके जा सकते हैं। और ट्रेल पे तो बिल्कुल नहीं आप ट्रेल पे तो ट्रेलर वैसे ही नहीं जा सकता। अच्छा, बात सारी खत्म कर दी है हमने, तो बस अब ये जो ट्रेल है ना 29 दिसंबर से आप ट्रेल पे हाइकिंग कर सकेंगे, इससे पहले नहीं। लेकिन ट्रेलर नहीं लेके जाना आपने वहाँ, ओनली ऑन फुट। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, दिस इज इट। और तबीयत आज मेरी आज भी नासाज है। Nobody wants to know, we don't have time. See you tomorrow. खुदा